ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का जन्म ज्योतिबा फूले का जन्म ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। जन्म स्थान था कुडगढ़, ग्राम सतारा, महाराष्ट्र। कुडगढ़ ग्राम सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। अतः दलितों के उद्धार हेतु पहले व्यक्ति जो आंदोलन चलाया था वह थे ज्योतिबा फूले। आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे अछूतों के उद्धार हेतु कार्यक्रम अर्थात दलित वर्गों के उद्धार हेतु कार्यक्रम का क्या क्या प्रारंभ हुए और कहाँ से प्रारंभ हुए। तो दलित वर्गों के लिए कार्यक्रम जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वह हुआ था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से जो प्रारंभ किया था वह क्या था, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले इनके नाम में फूले क्यों लगा था कि ये माली समुदाय से थे। इनके पिता फूलों का कार्य करते थे तो इनके नाम के पीछे फूलों लगाया गया। इनके पिता का नाम था ज्योतिबा फूले के पिता का नाम था गोविंदराव फूले। इनके पिता का नाम था गोविंदराव फूले और इनकी माँ का नाम था चिमणाबाई। इनकी माँ का नाम था चिमणाबाई। जब ज्योतिबा फूले 9 माह के थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया था। इनकी माँ का देहांत हो गया तो इन्होंने फूलों का काम करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इन्हें पढ़ने में बहुत रुचि थी। ये बचपन से ही ये पढ़ने के लिए अध्यापक की तलाश में थे। तो इनके पिता ने बहुत बार इन्हें समझाया कि हम निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं और हमें पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये अध्यापक की तलाश में गए इन्होंने। तो एक अध्यापक तैयार होते हैं ना पढ़ाने के लिए, जो मराठा ब्राह्मण होते हैं, उनका नाम होता है विनायक राव। इनका नाम होता है विनायक राव जोशी। ये एक मराठा के ब्राह्मण होते हैं, मराठा ब्राह्मण। जब ज्योतिबा फूले को शिक्षा ग्रहण करनी थी, एक अध्यापक की तलाश थी, तो ये निम्न वर्ग के होने के कारण इन्हें कोई अध्यापक पढ़ाने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो शिक्षा लेने और देने का कार्य किया करते थे उस समाज में उच्च वर्ग के लोग किया करते थे। तो ये निम्न वर्ग के व्यक्ति होने के कारण इन्हें कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। तो एक ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति थे जिनका नाम था विनायक राव जोशी। ये पहले इन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हुए। तो इनके प्रथम गुरु रहे, ये इनके प्रथम गुरु इनके बने थे विनायक राव जोशी। ये प्रथम गुरु बने, लेकिन जब इन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया तो इनके गुरु विनायक राव जोशी को भी कई लोगों ने अपमानित किया और बुरा भला बोला कि आप अछूतों के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप भी अछूत हो जाएंगे, लोग आपको भी समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। तो इन्होंने विनायक राव जोशी ने भी इन्हें पढ़ाना बंद कर दिया। जब पहले गुरु विनायक राव जोशी ने इन्हें पढ़ाना बंद कर दिया था तो ये आगे जाके इन्हें अगले गुरु की आवश्यकता पड़ी। जब अगले गुरु की आवश्यकता पड़ी तो इन्हें दूसरे एक और गुरु मिलते हैं, वो भी ब्राह्मण परिवार से होते हैं। उनका नाम था लहू जी बुआ। इनका नाम था, गुरु का नाम लहू जी बुआ। इनके पास ये शिक्षा ग्रहण करने गए तो काफ़ी दिनों तक इन्होंने पढ़ाई करी। काफ़ी दिनों तक पढ़ाई करने के बाद ये सब कई भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। तो ये महान पुरुषों की जीवनी पढ़ने में इन्हें बहुत रुचि थी। ज्योतिबा फूले पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वह शिवाजी के जीवन का पड़ा था और दूसरे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का पड़ा था। तो इन पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था, सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वह पड़ा था जॉर्ज वाशिंगटन। सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वह जॉर्ज वाशिंगटन और शिवाजी का। इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव जॉर्ज वाशिंगटन शिवाजी का पड़ा। तो इन्होंने महान पुरुषों की पुस्तक पढ़ने के लिए इन्होंने अपने गुरु लहू जी बुआ से एक बार आग्रह किया कि गुरुजी मुझे कोई 2 पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दी जाएं, यानी हम पढ़कर आपको वापस कर देंगे। तो गुरु ने कहा ठीक है, ले जाइए पढ़ने के लिए। तो इनके गुरु जो लहू जी बुआ जो द्वितीय गुरु होते हैं वह अपनी पुत्री जिसका नाम होता लहू जी बुआ की पुत्री का नाम होता आमू।
इनकी पुत्री का नाम होता आमू। तो आमू को बुलाते हैं कि आमू आमू, तो आमू की आवाज़ आती है क्या कि पुस्तक की जो गठरी रखी हुई है वह उठा के ले आएँ और इन बच्चों को इसमें कुछ पुस्तक पढ़ने के लिए देनी है। तो एक लड़की अंदर से पुस्तक का गट्ठर लेके आती है, जो काफ़ी पुस्तकें उसमें बंधी होती हैं। पुस्तकों को लेके जब आती है तो एक लड़की होती है, उसकी चांद पर एक भी बाल नहीं होता, चांद गंजी होती है और सफ़ेद कपड़ा धारण किए होती है, जिसके चेहरे पर एकदम लालिमा होती है और नई उम्र की होती है, अर्थात 9 से 10 वर्ष की वो लड़की थी। तो यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने उस जब लड़की को देखा तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कौन? ये मेरी पुत्री है कि ये सफ़ेद वस्त्र धारण की और इन्हें गंजी कैसी बना रखी है। तो बताया कि ये विधवा हो चुकी है 9 वर्ष की अवस्था में। तो ज्योतिबा फूले ने कहा तो आप इनका पुनर्विवाह क्यों नहीं कर देते? तो जो इनके गुरु थे वह नाराज़ हो जाते हैं कि मेरी धार्मिक आस्थाओं में और हमारी नीतियों में आप दखल डाल रहे हो, ये मेरे यहाँ नीतियों के विरुद्ध है, हमारे यहाँ पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है हमारे धर्मों में। तो ये मना कर देते। तो ज्योतिबा फूले उसी समय क्या करते हैं, इनकी पुस्तक भी नहीं लेते हैं। कहते हैं जिस घर में पहले से ही ज्ञान का अंधकार हो उस घर में हमें शिक्षा क्या मिल सकती है। फिलहाल पढ़ना लिखना तो सीख गए थे, लेकिन वहाँ पर सामाजिक, वहाँ अंधकार में डूबे हुए अध्यापक जो थे वह हमें क्या शिक्षा दे सकते समाज की। तो ये वहाँ से चले गए। अब इन्होंने एडमिशन लिया एक विद्यालय में जाकर, और एक विद्यालय में दाखिला लेते हैं, एक विद्यालय में अपना प्रवेश कराते हैं। वह विद्यालय था चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन। इस विद्यालय में ये अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, मिशन। इस विद्यालय में ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये अपने एक दोस्त जो उच्च वर्ग का होता है, उस दोस्त के घर पर ये विवाह कार्यक्रम में जाते हैं। ज्योतिबा फूले अपने दोस्त के यहाँ कार्यक्रम में, एक विवाह कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहाँ उच्च वर्ग द्वारा ये अपमानित किए जाते हैं और इन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। जब भगा दिया जाता है तो ये अपने पिता से आके कहते हैं कि पिताजी ऐसा क्यों हुआ, वहाँ से मुझे उठाकर भगा दिया गया। तो पिताजी कहते हैं कि वो उच्च वर्ग के लोग हैं, हम निम्न वर्ग के लोग हैं। तो ज्योतिबा फूले ने कहा था उन लोगों से बेहतर मैं कपड़े पहने हुए था, उन लोगों से अच्छी मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरी स्थिति है, उन लोगों से पैसे में और अमीरी में भी हम अच्छे हैं। ये फूल बेचने काम करते थे, एक कुशल परिवार में थे। तो उन लोगों से जिनके यहाँ गए थे उनसे कब जहाँ जिन्होंने अपमान किया था उन कई लोगों से बेहतर हम कपड़े पहने हैं, उन कई लोगों से ज़्यादा हम शिक्षित भी हैं, उन लोगों से ज़्यादा मेरे पास रुपया पैसा, हम धनी भी हैं, फिर भी हम निम्न वर्ग के क्यों और ये उच्च वर्ग के क्यों? पिताजी ने कहा ये मुझे कुछ नहीं पता, हमारे धर्म ग्रंथों में उच्च और निम्न वर्ग की जातियों में बांटा गया है और हमें अछूत बताया गया है, हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देते हैं धर्म ग्रंथ। तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि हम पहले धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं इसमें सत्य क्या और असत्य क्या है। ये पता लगाने के लिए ये कई ग्रंथों को पढ़ते हैं। इन्होंने कहा था कि धर्म तो जीवन के आधार होते हैं, लेकिन यहाँ तो धर्म हमें जीवन को, निम्न वर्ग के जीवन को नरक बना रहे हैं। इन्होंने ये देखा अब इसकी तलाश करनी है, तो इन्होंने कई पुस्तकों को पढ़ा। तो सर्वाधिक एक पुस्तक थी राइट ऑफ मैन, एक पुस्तक थी राइट ऑफ मैन अर्थात मानव का अधिकार। एक पुस्तक थी राइट ऑफ मैन, मानव का अधिकार। इन्होंने जब पुस्तक पढ़ी तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम दलितों के या नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं। ये जो राइट ऑफ मैन या मानव का अधिकार जो पुस्तक थी ये टॉमस पेन की लिखी हुई थी, टॉमस पेन, ये टॉमस पेन की पुस्तक लिखी हुई थी। तो ज्योतिबा फूले पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था टॉमस पेन की पुस्तक राइट ऑफ मैन का। जो दो व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वह थे शिवाजी और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। जब इन्होंने राइट ऑफ मैन पुस्तक पढ़ी तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1872 में, एक पुस्तक लिखी, ये अमेरिका के एक व्यक्ति की थी पुस्तक। तो 1872 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी का मतलब गुलामी करना, किसी की गुलामगिरी करना, हाँ, किसी की चापलूसी करना या गुलामगिरी करना अर्थात गुलामी करना।
जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी यह गुलामी पर लिखी थी, यह पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में अमेरिका में भी जो गुलाम बनाए गए थे 10 वर्ष पहले उनका भी इन्होंने जिक्र किया था, क्योंकि अमेरिका की कई पुस्तकों से पढ़कर ये ज्ञानी बने थे। तो अमेरिका में 10 वर्ष पहले 1872 से लगभग 10 वर्ष पहले 1862 में यहाँ पर काले लोगों को गोरे लोगों द्वारा गुलाम बनाया गया था और बहुत बड़ी वहाँ पर गृह कलेश हुआ था, अर्थात गृह युद्ध हुए थे अमेरिका में, यहाँ काले और गोरे लोगों के बीच में, जो अमेरिका में आज भी चलते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश, जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षा, जहाँ सबसे अच्छी तकनीक, वहाँ आज भी गोरे और काले लोगों में भेद रहता है। अभी एक सैनिकों ने कुछ दिन पहले जॉर्ज फ्लॉयड को गर्दन पर लात रख के मार दिया था। वो क्यों मार दिया था? वो केवल काला व्यक्ति था इसलिए मार दिया था। अमेरिका में आज भी बात चलते हैं, उसे जॉर्ज फ्लॉयड को मारने से ही तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार आ गई थी, जहाँ वर्तमान में जो बने थे राष्ट्रपति अमेरिका के वह बन गए थे जो बिडेन। इससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वह गोरे लोगों की है, वह है रिपब्लिकन पार्टी, और जो बिडेन की पार्टी है ये काले लोगों की है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। काले लोगों मतलब ये काले लोगों का समर्थन करते हैं, काले लोगों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी जो अमेरिका में है वह पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो अमेरिका में एक बार काले और गोरे लोगों के बीच में जो गृह युद्ध हुआ था वह 1862 हुआ था। उसी युद्ध के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, और भारतीयों को उस पुस्तक से क्या सीख लेनी चाहिए उसके बारे में इसमें सब वर्णन किया था। गुलामगिरी पुस्तक में ही इन्होंने कहा था कि भारत में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा हमारे निम्न वर्ग के लोगों का शोषण किया जाता है, अर्थात हमारे निम्न वर्ग के लोगों का जो निम्न स्थिति जो हुई है ये उच्च वर्ग, इसके दोषी उच्च वर्ग के लोग ही हैं, ये कहा गया था। तो इन्होंने 1872 में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी जिसमें अमीर वर्ग को, दलितों को शोषित करने का दोष उसमें सिद्ध किया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज एक संगठन का निर्माण भी किया था। सत्य शोधक समाज ये 1873 में किया था। अर्थात ज्योतिबा फूले ने 1873 में, ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया। इस समाज में दलितों को और निम्न जाति के लोगों को अमीर वर्गों से मुक्त कराया था। अमीर वर्ग की गुलामी से मुक्त कराने का प्रयास किया था। जो सत्य शोधक समाज थे, इसमें सत्य का मतलब सत्य, शोधक का मतलब शोध करना, समाज, ऐसे समाज का गठन किया था जो सत्य की खोज पर चलें और हमें शिक्षा के दौर पर हमें अमीर वर्ग या कुलीन वर्ग का गुलाम नहीं बनना। हमारे पास स्वयं के सब अधिकार हैं और हमें अपने अधिकारों के साथ हमें जीना चाहिए। यह सत्य शोधक समाज में इन्होंने लिखा था। ज्योतिबा फूले 1876 में, ज्योतिबा फूले ने 1876 में पूना का नगर पालिका का चुनाव जीता। पूना नगर पालिका का चुनाव जीता, अर्थात सदस्य बने, यहाँ पर सदस्य बने, अर्थात कहना चाहिए सभासद। पूना नगर पालिका का चुनाव जीता। इन्होंने दलितों के हितों हेतु एवं बालिकाओं के हितों हेतु इन्होंने बहुत कार्य किए। कई विद्यालय खुलवाए पहला बालिका विद्यालय इन्होंने खोला था। पहला बालिका विद्यालय इन्होंने भी बैथून में खोला था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी पहला बालिका महाविद्यालय की स्थापना जो करी थी वो बैथून में करी थी, वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए करी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी बैथून में करी थी। और यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने भी सबसे पहले बालिकाओं के लिए जो विद्यालय खोला था वह बैथून में खोला था। इन्होंने पढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों को आग्रह किया, लेकिन यहाँ इनके दलित होने के कारण कोई पढ़ने नहीं आया। तो इन्होंने अपनी प्रथम शिष्या, इन्होंने सबसे पहले किन्हें पढ़ाया? प्रथम शिष्या इनकी बनी थी, इनकी पत्नी, प्रथम शिष्या बनी थी इन्हीं की पत्नी सावित्रीबाई फूले इनकी प्रथम शिष्या थी। सावित्रीबाई फूले जब शिक्षित हो जाती हैं तो फिर ये कई महिलाओं को और बालिकाओं को पढ़ाती हैं। इसका दलित समाज और
उच्च वर्ग के समाज, सभी लोग, दलित समाज के लोग इसकी बुराई क्यों कर रहे थे? वो रूढ़वादियों में पहले से उलझे हुए थे। अर्थात इन्हीं समाज के लोग इनसे ही, ज्योतिबा फूले से और सावित्रीबाई फूले से, दोनों से नफरत करने लगे थे, इनके बारे में बुला भरा कहने लगे थे। और उच्च वर्ग के लोग इसलिए इनसे नफरत कर रहे थे, कहीं दलित समाज के लोग शिक्षित हो गए तो ये हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारी गुलामी करना ये दलित समाज के लोग बंद कर देंगे। तो उच्च वर्ग भी नहीं चाहता था कि ये लोग पढ़ें लिखें, और निम्न वर्ग अपनी रूढ़वादियों में, उन्हीं में उलझा हुआ था, अंधविश्वास पाखंड में, इसलिए निम्न वर्ग भी नहीं पढ़ना चाहता था। अर्थात जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाया करती थी तो किंवदंती है, कहा जाता है कि ये अपने साथ 2 साड़ियों को लेकर जाया करती थी। एक साड़ी पहन के जाया करती थी तो इन्हें लोग बुरा भला कहकर और इनके ऊपर कीचड़ उछाला करते थे, गोबर डाल दिया करते थे इन्हें। मतलब जो व्यक्ति शिक्षा का कार्य कर रहा है वह व्यक्ति दुष्चरित्र है, और जो व्यक्ति गोबर उनके ऊपर पटक रहा है, उनके ऊपर कीचड़ डाल रहा है, वह व्यक्ति ज्ञानी। ये था कुलीन वर्ग समाज का क्रियाकलाप। ये कुलीन वर्ग, जो गोबर फेंक रहे हैं वो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं वो मतलब पागल थे। ये था इनका कुलीन वर्ग का कार्यक्रम। तो जब ये पढ़ाने जाया करती थी तो 2 साड़ी लेके जाया करती थी। एक साड़ी जो गंदी हो जाती थी तब विद्यालय जाके ये साड़ी बदल कर तब बच्चियों को पढ़ाया करती थी। पढ़ाने के बाद फिर पुनः लौट के आती तब एक साड़ी इनकी गंदी हो जाती थी। कितने कितने कष्ट सहे ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने। फिलहाल इन्होंने अपने कार्य करते रही। इन सभी कार्यों को देखते हुए 1888 में वहाँ के नागरिकों द्वारा, समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी? वहाँ के नागरिकों ने। इनके उच्च कार्य को देखते हुए 1888 में इन्हें महात्मा की उपाधि दी, और 1890 में ज्योतिबा फूले का देहावसान हो जाता है। अर्थात देहावसान हो जाता है 17 वर्ष की अवस्था में ज्योतिबा फूले का देहावसान हो जाता है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने समाज सुधार के लिए कई पुस्तकों की रचना की थी, जैसे सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक इनकी पुस्तकें थी सार्वजनिक सत्य धर्म इनकी पुस्तक थी। एक इनकी पुस्तक थी इशारा, इनकी पुस्तक थी धर्म तृतीय रत्न इनकी पुस्तक थी। और इनकी पुस्तक एक थी शिवाजी की जीवनी। तो इनकी अन्य पुस्तकें भी रही थी, जैसे सार्वजनिक सत्य धर्म और इशारा, धर्म तृतीय रत्न और शिवाजी की जीवनी, ये पुस्तकें रही थी। इसके बाद सबसे ज़्यादा अभी तक परीक्षाओं में यूपीएससी और चपरासी लेवल ग्रुप डी में पूछी जाने वाली पुस्तक थी गुलामगिरी। तो इन्हीं की पुस्तक गुलामगिरी भी थी, गुलामगिरी। और एक समाज का निर्माण किया था, उसका नाम था सत्यशोधक समाज। इनका सत्यशोधक समाज था। एक विधवा महिला जो गर्भवती थी, वह समाज द्वारा इतनी अपमानित की जा रही थी, वह मरने के प्लान सोच रही थी। लेकिन मरना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उस समय समाज की रूढ़वादिता, वहाँ पर विधवा महिलाओं को किसी भी शुभ कार्यों में शामिल होने में रोक लगाई जाती थी। बताया जाता है विधवा महिला सूर्य निकलने के बाद बाहर नहीं निकल सकती है, अर्थात बाहर निकल रही है अंधेरे में निकल सकती है। बताया जाता है विधवा महिला किसी सुबह किसी व्यक्ति के सामने आ जाती है तो वह अपशकुन माना जाता है। मतलब विधवा महिलाओं की बहुत दुर्दशा मानी जाती थी। तो विधवा महिलाओं के हितों हेतु बहुत महापुरुषों ने कार्य किए हैं, जिनके बारे में मैं धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ाता चला आया धीरे धीरे, और अभी आगे पढ़ाता रहूँगा। तो विधवा महिलाओं, जो एक विधवा महिला थी इसका नाम था काशीबाई। एक विधवा महिला जो अपनी आत्महत्या करने जा रही थी, जो महिला अपनी आत्महत्या करने जा रही थी उसका नाम था काशीबाई। जो महिला अपनी आत्महत्या करने जा रही थी उसका नाम था काशीबाई। तो काशीबाई आत्महत्या करने जा रही थी, तो ज्योतिबा फूले ने काशीबाई को अपने घर रखा और उसे संरक्षण दिया। क्यों? ये गर्भवती थी। इनका एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था यशवंत। इनका पुत्र, जो काशीबाई का पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था यशवंत। तो ज्योतिबा फूले की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने यशवंत को ही अपना संतान माना था। इन्होंने कहा था कि मेरी संपत्ति
इन्होंने विरासत कर दी थी अपनी संपत्ति। उन्होंने कहा था कि मेरी संपत्ति, अगर यशवंत शिक्षित और दलित वर्गों के उद्धार हेतु कार्य करता है तो मेरी संपत्ति यशवंत को दे दी जाए। अगर ये दलित वर्गों के हितों में कार्य नहीं करता तो मेरी संपत्ति किसी दलित और समाज को बांट दी जाए। दलितों और समाजों में मेरी संपत्ति को बांट दिया जाए। ये ज्योतिबा फूले के विचारों से कई लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। एक थे शंकरराव जाधव। ज्योतिबा फूले का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था शंकरराव जाधव। शंकरराव जाधव ने ज्योतिबा फूले के कार्यों को देखते हुए और इनके अछूतों और दलितों के उद्धार हेतु कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक समाज की स्थापना करी थी, उसका नाम था बहुजन समाज। तो शंकरराव जाधव ने उस समय बहुजन समाज की स्थापना की, बहुजन समाज की स्थापना की।